का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया आयोजन और आप बोल रहे हैं मुकेश जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित अध्यक्ष मंडल के तमाम साथी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम संघर्षरत नेतागण और मंच पर उपस्थित मैं ये मानती हूँ मंच पर उपस्थित हैं इस तारानगर के भावी एमएलए हमारे प्रिय कॉमरेड निर्मल कुमार। प्रिय साथियों, आज इस पूरे चुनाव का जो अभियान चल रहा है, अभी 25 नवंबर बहुत नजदीक आ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 25 नवंबर की तारीख यहाँ राजस्थान वोट होगी, लेकिन 2020 में मोदी सरकार के किसानों के ऊपर 3 काले कानूनों का हमला के विरोध में 2020 में राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से तमाम देश के किसानों ने धीरे धीरे राजधानी की ओर बढ़े, इस बात को लेकर कि ये देश की राजधानी है जहां प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, और बगैर हमारी सहमति की अडानी और अंबानी के पक्ष में उन्होंने 3 काले कानून लागू जबरदस्ती किया इस लोकसभा में, और उसके विरोध में 25 नवंबर की शुरुआत हुई। हमारे देश की आजादी के बाद मैं समझती हूँ बहुत सारे संघर्ष हुए, संघर्षों का उतार चढ़ाव रहा इस 75 साल में, लेकिन ये एक ऐसे संघर्ष था जिसमें जात का नहीं, धर्म का नहीं, प्रदेश का नहीं, भाषा का नहीं, जिसमें एक ही सवाल था, अगर देश को बचाना है, किसान को बचाना पड़ेगा, बगैर किसान के ये देश कभी एक कदम बढ़ नहीं सकता है। और जो मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून लाए, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। 1 साल आप लोग लड़े, दिन रात बराबर करके, मौसम का कोई परवाह नहीं, और सिर्फ भाई ने, हमारे बहने ट्रैक्टर चला चला कर दिल्ली की ओर गए। यही मोदी सरकार है, याद करो, यही है भारतीय जनता पार्टी है जो वहां दिल्ली में किसानों के खिलाफ पुलिस को लगाया, किसानों के खिलाफ कितने झूठे मुकदमे लगाए, किसानों को आतंकवाद बताया, किसानों को देशद्रोही बताया, और उस 1 साल की दिल्ली के घेराव के संघर्ष में 700 से अधिक हमारे किसान शहीद हुए। और मोदी जी यहां इस तारानगर में आकर उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले, क्षमा नहीं मांगे कि किसान भाई, हमने बड़ी गलती की, हमने आपके खिलाफ काले कानून लगाए। उन्होंने कहा हम कभी झुकेंगे नहीं। मोदी जी, ये घमंड निकाल दो, ये अहंकार निकाल दो। उस बड़े संघर्ष के कारण इस देश की अन्नदाता, इस देश को बचाने वाले किसानों ने तुम्हारे काले कानून को रद्द करवाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ा। वो 25 नवंबर है, और इसलिए हमारे लिए 25 नवंबर केवल एक वोट का दिन नहीं है, वो तो है ही वोट का दिन, लेकिन 25 नवंबर हमारे उस इतिहास की संघर्ष की जीत का दिन है।
25 नवंबर को हम ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, ये 25 नवंबर को जिस सरकार ने किसानों को बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने 700 से अधिक किसानों को शहीद बनाया, उस सरकार के प्रतिनिधियों का इस तारा नगर के किसान एक साथ मिलकर जवाब देंगे। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली में हो, राजस्थान में कभी भी तुम्हारी डबल इंजन सरकार हम नहीं होने देंगे। ये देश के किसान आज परेशान हैं और इस किसानों की आवाज सुनने के लिए बहुत कम लेता है। हमारे पूरे देश में किसानों की जो हालात है और किसानों के हालात की आवाज उठाने वाले हम देखें 5 साल के इतिहास में ये लाल झंडा है और ये लाल झंडे के नेता उस पार्टी है। यहां तारानगर में, अगर दिल्ली में किसानों ने इस मोदी सरकार को झुकाया, मेरे प्रिय साथियों, मैं यहां आपके बीच आकर मुझे गर्व है इस बात को कहने की कि तारानगर और चुरू के किसानों ने मोदी सरकार को दोबारा झुकाया और गहलोत सरकार को भी झुकना पड़ा। और वो था प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बीमा योजना। अगर आप आंकड़े देखें, इस बीमा योजना के तहत केवल बड़े बड़े प्राइवेट बीमा कंपनियों का फायदा हुआ है। किसान सभा ने सारे आंकड़े पेश किए, हजारों करोड़ों का किसानों का प्रीमियम लेकर जब किसान उसका फसल खराब होता है, कितने कारण हैं फसल खराब होने के, बोने के समय, बढ़ाने के समय, तब कंपनी आकर कहती ना ना ना, इतना आपने दिया है लेकिन हमारे जात से ये पैसा नहीं बनता है, और हजारों करोड़ों रुपया ये बीमा कंपनियों का फायदा हुआ। और इस चुरू में भी उस सवाल को लेकर, उस शोषण के आधार पर बीमा कंपनियों ने सोचा, अरे ये चुरू के भोले भाले किसान हैं, ये क्या करेंगे, हजारों करोड़ों का लूट का इन्होंने रास्ता बनाया। उस लूट के रास्ता पूरा राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये तमाम बीमा कंपनियां किसानों की मेहनत की जो प्रीमियम देते हैं उसका लूट करके मुनाफा कमाते हैं। लेकिन उनको ये थोड़ी मालूम था कि यहां इस चुरू जिला में ये लाल झंडा का सबसे जुझारू नेता निर्मल कुमार है, और उस निर्मल कुमार के साथ उनकी पूरी किसान सभा की टीम है। उनको थोड़ी पता था, उन्होंने सोचा कि गहलोत सरकार के साथ मिली भगत करके हम क्रॉप कटिंग का जो नियम है उसको बदलकर हम सैटेलाइट के नियम ले आएंगे। उनको क्या पता था कि यहाँ निर्मल है और लाल झंडा है और किसान सभा है। इस गहलोत सरकार ने उस लूट का रास्ता बनाया जो मोदी ने बनाया था। ये मोदी सरकार का ये तथाकथित बीमा योजना है जिससे हजारों करोड़ों का फायदा किसानों का नहीं, बड़ी कंपनियों का होता है। और फिर उस योजना के तहत कितने बेशर्मी से बगैर किसानों की राय लिए क्रॉप कटिंग का
आपका संघर्ष, आपकी कुर्बानी और आपके ईमानदार नेता, अगर कोई कहता है मैं बिकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन अडानी का पैसा जरूर ले लूंगा, ये है निर्मल जो बोले हम बिकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, किसानों के लिए हम लड़ने वाले हैं। और उस लड़ाई के तहत 4 महीने घेराव करके कितने बार बातचीत हुई, कितने बार कलेक्टर ने गहलोत से मैसेज लाया, अरे मान जाओ, समझौता कर लो, इतने पैसे ले लो, इतना परसेंटेज दे दो। अगर लीडर सही है, संघर्ष जीतते हैं, ये लीडर तुम्हारा सही था और उसके संघर्ष आप लोग जीते और 4200 करोड़ रुपया केवल एक जिला के किसानों के खाता में आया। 15 लाख मोदी की जुमला वाले 15 लाख नहीं, मोदी की जुमला वाले बीमा नहीं, ये पैसा किसानों का है, कानूनी रूप पर किसानों का है। और उसको दिलाने के लिए किसान सभा के साथ, सीपीआईएम के साथ आपकी एकता बनाए। एमपी कहां था, यहां राठौर आए, एक सीट से भागकर इधर आ गया। उस समय शुरू में था जब आप लोग वहां बैठे थे, एक बार झांकने के लिए भी आया, एक बार बोलने के लिए भी आया कि भाई आप शुरू में आए, आप दिन रात यहाँ बराबर कर रहे हैं, कम से कम आपके लिए मैं पानी का इंतजाम करता हूँ, आपके लिए हम विधानसभा में आवाज उठाने वाला हूँ। आया एक बार, खुद आया क्या? आज यहाँ खड़े होकर मंच पर, प्रधानमंत्री के मंच पर खड़े होकर उसकी ये हिम्मत कि तालानगर में भाग के आया। अरे चूहे भागते हैं ज्यादा, और भाग के आ गया। क्यों भागा? क्या कारण था? आज इस तारानगर में जब हमारा संघर्ष हुआ, जब 4200 करोड़ रुपया किसानों की बैंकों में भेजा गया, हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा क्या तुम राजपूत हो, क्या तुम जाट हो, क्या तुम पिछड़े हो, क्या तुम दलित हो? किसी ने पूछा क्या? निर्मल ने कभी पूछा? ये लाल झंडा ने कभी पूछा कि कौन से जाति के हो? और आज शर्म नहीं आती, काम तो किया नहीं एक धेले का, कभी किसानों की बात उठाई नहीं। उठाए हैं बलवान मुनिया ने, उठाए हैं गिरधारी भैया ने, उठाए हैं हमरा राम ने, तमाम सड़कों पर जाकर। ये लोग कहां थे उस समय? और आज जाति के नाम पर यहां वोट बटोरने के लिए आए हैं, यहां बताने के लिए आए हैं कि हम तुम्हारे हैं। अरे राठौर जी, आप किसके हैं ये सब जानते हैं। किसानों के आप न कभी थे न कभी आप होंगे, आप सामंतों के साथ रहे हैं और आज बड़े पूंजीपतियों के साथ है। ये है आपकी बात। और इसलिए जब काले कानून लेकर आए, जैसे मोदी ने और उनकी पूरी एमपीस ने, जो आपने यहाँ चुरू से भी एमपी भेजा, पता नहीं चुरू वाले इतने गलतियां क्यों बार बार करते हैं भैया। एमपी को भी भेजा, लेकिन उस समय भी इन लोगों ने कभी भी आपकी तवज्जो नहीं दी, कभी आपकी एक भी बात नहीं सुनी। और इसलिए किसानों के नाम, हमारे उपज के सही दाम चाहिए, हमें
प्रधानमंत्री आए, मैंने उनका भाषण कुछ सुना, मैं हैरान थी। एक प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकते हैं? क्या बोले हमने फर्टिलाइजर का दाम कम कर लिया। अरे मोदी जी, आपकी इस बजट में फर्टिलाइजर का हजारों करोड़ों का सब्सिडी आपने काट दिया था, और इसलिए ये लोग लाल झंडा लेकर देश भर में फर्टिलाइजर सब्सिडी की कटौती के खिलाफ वो लड़े। उन्होंने कहा हमने यूरिया का दाम बहुत कम कर लिया, दुनिया में बढ़ गया, हिंदुस्तान में कम कर लिया। उन्होंने लोगों को कहा याद करो, हर किसान याद करता है, हर किसान याद करता है। मोदी जी, आपकी रटे हुए आंकड़ों को किसान नहीं याद करता है। किसान याद करता है आज उनके ऊपर कितना कर्जा है। किसान याद करता है लाखों की रुपयों की कर्जे में हमारे आज किसान फंसे हुए। बोलो है नहीं? हर किसान बैंक आ जाएगी कुर्की करने के लिए, नोटिस दे देंगे तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है। लेकिन जितना कर्जा किसानों का है, आपने बजट बनाने के वक्त तो आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी ये सवाल नहीं किया अंबानी को लाखों करोड़ों रुपया, अडानी अंबानी पूरे देश की संपत्ति को आप सौंपते हैं बड़े बड़े घरानों के। यहां आकर क्यों शर्मा जाते हैं आप मोदी जी? क्यों शर्माते हैं? आप बताइए, गर्व से बोलो। ये एक सरकार है जो दुनिया में ऐसी नीतियां अपनाए जो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़कर आज हिंदुस्तान सबसे असमान देश है। आज ये हिंदुस्तान में एक अडानी की कमाई, व्यक्तिगत कंपनी की बात नहीं कर रही हूं, 1200 करोड़ रुपया से ऊपर है। और एक विधवा की पेंशन को आप 200 रुपया से बढ़ाकर सेंटर से नहीं देते हो मोदी जी। ये मंच पर आकर कहो, ये मंच पर आकर कहो कि मनरेगा का पूरा कटौती आपने कर लिया। ये मंच पर आकर कहो कि खाद्य सुरक्षा का केवल 5 किलो अभी आपने 10 किलो से कटौती करके केवल 5 किलो दे रहे हैं। ये मंच पर आकर कहो मोदी जी, ये मंच पर आकर कहो हमने वादा किया 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, लेकिन दिया क्या? आज अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो जो बेरोजगारी का दर है हिंदुस्तान का पिछले 5 साल में कोरोना से भी, वो 5 साल का सबसे हाईएस्ट दर इस समय बेरोजगारों का है। ये आकर बोलो ना मोदी जी, सच बोलो। आपने वायदा किया, संविधान पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में सत्यमेव जयते में जो सबसे बड़ा झूठ और बखान होगा उसकी विजय होती है। ये मोदी सरकार की नीति है। लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई, उन्होंने बहनों का नाम लिया इस भाषण में। उन्होंने कहा राजस्थान में सबसे अधिक बहनों के ऊपर अत्याचार है। ये बात सच है। सबसे अधिक जो रजिस्टर्ड केस है ये राजस्थान का सबसे खराब रिकॉर्ड है। लेकिन यूपी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। मोदी जी ने कहा कि जो अपराधी महिलाओं को बलात्कार और रेप और यौन अत्याचार करते हैं उसके खिलाफ ये सरकार
जी आप भी बताइए, आपकी दिल्ली की सड़कों में हमारी बेटियां, हमारे महिला पहलवानों ने शिकायत की या नहीं की? उन्होंने सबूत पेश किया या नहीं किया? उन्होंने इस देश की गौरव को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? पूरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में मेडलिस्ट बन के आए या नहीं? हमारे विनेश फोगट मेडल जीत कर आए या नहीं? साक्षी मलिक मेडल जीत के आया कि नहीं? बलवान पुनिया, क्या नाम है इसका? बजरंग, वो लेकर आए। 3 महीने जैसे आप किसान 4 महीना जी जान लगाकर आप लोगों ने धरना दिया, आपकी जीत हुई। लेकिन हमारे महिला पहलवान जनवरी महीने से लेकर वो बैठी रही उस ठंड में, हमने देखा उस ठंड में, और फिर उस गर्मी में वो बैठे रहे। वो हैवान जो आज भारतीय जनता पार्टी का एमपी बना हुआ है, जब मोदी जी ने न्यू इंडिया का नया पार्लियामेंट का उद्घाटन था, तो वहां मोदी जी की बहुत दूर नहीं पास में बैठे हुए वो ब्रिजभूषण शरण था, जो यूपी का एमपी है और आज भी वो एमपी बना हुआ है। ये है मोदी जी का। कौन सी महिला की बात करें, शर्म नहीं आती? हाथरस में जब दलित बहन के साथ गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का जिन्होंने कहा लड़कियां तो ऐसे रहती है, इनका होड़ लगा हुआ है। राजस्थान का एमएलए जो गहलोत का सबसे प्यारा है, शांति, क्या नाम है उसका? शांति। हाँ, नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वही है शांति। क्या शांति है, कितना शांति फैलाता है, जो कहता है राजस्थान में रेप होता है क्योंकि राजस्थान के लोग मर्द हैं। शर्म की बात है। लेकिन दोनों एक है इसमें, ये मत सोचो। जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जब उसकी मृत्यु हुई, तो दलित परिवारों के साथ उस बीजेपी की योगी सरकार ने जो दमन किया, आज भी पिछले हफ्ते उस बेटी के भाई के साथ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने हमें कहा कि जो लोग दोषी हैं वो तो सब छूट गए, लेकिन हम ही कैद हैं, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द के जो जाति आधारित मोदी सरकार ने वहां तैयार किया है, वो दलित परिवार जो सबसे पीड़ित है, वही आज अपने घर में कैद के रूप में रहते हैं। ये विकल्प चाहिए मेरे प्रिय साथियों। ये विकल्प कहाँ है और कौन देगा? ये कांग्रेस सरकार कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं देगी। जो यहाँ किसान हैं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो किसान है किसी भी जाति के हो, जो इस सांप्रदायिक सरकार को हराना चाहते हैं, ये समझ लो, कांग्रेस पर भरोसा मत करो, कांग्रेस पर विश्वास मत करो, क्योंकि कल वो बिक सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, खरीद फरोख्त की राजनीति क्या यहां खड़ा हुआ कि ये राजस्थान है जहां सरकार में रहते हुए इस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बगावत करके वहां चले गए और पूरी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां शुरू हो गई। पैसा का कितना लेन देन हुआ, ये सरकार कैसे बची, कितना पैसा कहां से आया, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। इसलिए बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस और जहां लाल झंडा है, इसको समझ लीजिए कि कांग्रेस पर भरोसा करना कि वो रहेंगे, वो कल बिक भी सकते हैं, ये भी याद रखो। मैं सिर्फ
किसी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो इतिहास है, जो जनता वोट देती है, उसका कौन इज्जत करके खड़े होते हैं, ये है आज हमारे सामने सवाल। आपकी इस तारानगर की नहर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। ये बीजेपी की सरकार वसुंधरा के राज में पूरा तारानगर को काट दिया नहर से। क्या आपका दोष था? यही कांग्रेस और बीजेपी है जो आज तक चुरू का कोई रेल लाइन नहीं बनाया। आज अगर कोई आकर कहता है हमें वोट दो और डबल इंजन से हम बनाएंगे, ना तुम्हारी 1 इंच की ट्रैक लगी, तुम्हारी डबल इंजन सरकार क्या है। और इसलिए साथियों, आज के दिन विकल्प है। हमने करके दिखाया केरल के अंदर। केरल के अंदर एकमात्र सरकार है। कोई अपराधी अगर किसी प्रकार का गलत काम करेगा, इसको माला पहनाकर कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे, उसको जेल में भेजेंगे। ये है लाल झंडा, जिसका न्यूनतम वेतन कोई डबल इंजन सरकार का हम चैलेंज करके कहते हैं, पूछते हैं, तुम्हारी डबल इंजन और तुम्हारी कांग्रेस की सरकार, लेकिन न्यूनतम वेतन के सवाल पर, किसानों की उपज की खरीद के सवाल पर, आदिवासी दलितों के अधिकारों के सवाल पर, पब्लिक सेक्टर जो स्टेट का है उसको बचाने के सवाल पर, रोजगार को पारदर्शिता के साथ देने के सवाल पर, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में ये वृंदा नहीं बोल रही है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि सबसे बेस्ट नंबर है केरल सरकार, जहां ये लाल झंडा। तो विकल्प है और मुझे बेहद खुशी है कि इस विकल्प का आज आवाज इस तारानगर में मजबूती के साथ खड़े हैं हमारे कॉमरेड निर्मल कुमार। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आई हूं, ये संघर्ष की धरती है, ये कुर्बानी की धरती है। ये हमारे साथी, नौजवान साथी जिस रूप में इस संघर्ष को आगे लेकर गए, एक विचारधारा के साथ जुड़ कर रहे। कितने लोगों ने निर्मल को फोन करके कहा कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें टिकट देंगे। निर्मल, ये बात सही है कि गलत? बोलो। कितने पार्टियों ने कहा, जो आज खड़े हैं मैदान में, ये सब जानते हैं कि सबसे बेहतर नौजवान लीडर अगर है इस इलाके की प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो है निर्मल कुमार बराती। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, इन्होंने सबको ठुकरा कर उन्होंने कहा, मैं हूं, मैं रहूंगा हमेशा इस लाल झंडे के साथ। आप इसकी बीच में हैं, आपका बड़ा मौका है। आप अपनी इज्जत को रखने के लिए, हमारे लाल झंडा की इज्जत तो है ही, हमारे डराते हथौड़ा सितारा का जो निशान है वो सबका है ही, लेकिन अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए आप कॉमरेड निर्मल को वोट देकर भारी बहुमत से जिताकर ये जाति राजनीति, ये लूटपाट की राजनीति, ये जात आधारित, धर्म आधारित राजनीति को बड़ी जबरदस्त तरीके से जवाब देकर एकता को कायम रखकर आप आगे बढ़ेंगे। किसानों की अस्तित्व, नौजवानों की अस्तित्व, हमारी एकता की अस्तित्व के आधार पर कॉमरेड निर्मल को जिताएंगे। आपने मुझे यहाँ मौका दिया आप सबसे मिलने के लिए। मैं संघर्ष में उस समय आ नहीं पाया, हमारे दूसरे साथ हैं। आज हम आपसे मिलने के लिए मैं आपको लाल सलाम पेश करती हूँ आपके कामयाब संघर्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कॉमरेड वृंदा करार, आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप यहाँ पधारे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम, जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिनंदन, स्वागत। मैं